ठीक है, न्यूक्लियस पढ़ा था, यू आर राइट। हमने न्यूक्लियस का शेप पढ़ा था, लोकेशन पढ़ी थी इन प्लांट एंड एनिमल सेल, राइट, ओके। और हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एक लिस्ट डाउन कर देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जो पोर्स थे वो न्यूक्लियोपोर्स थे, एम आई राइट? न्यूक्लियोपोर्स प्रेजेंट थे। और अंदर जो था वो एक और ग्रेन्युलर डार्क सा डेंस स्ट्रक्चर था नोन एज न्यूक्लियोलस, राइट। ये पूरा ग्राउंड पोर्शन जो लिक्विड फिल था, इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था पूरे न्यूक्लियस में। एक नेटवर्क था फाइबर्स का या थ्रेड्स का, विच इज नोन एज क्रोमेटिन network, which at the time of cell division known as chromosomes. Agree? Yes. Very good, very good. Nuclear membrane, nucleopore, then nucleolus, chromatin network, nucleoplasm. कल हमने अपने लेक्चर में ये पढ़ा था। एंड वी ऑल्सो डिस्कस द फंक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या था वरुण कुमार? Function of nucleus? Yes, it controls all the activity of the cell. Yes, and वरुण आपकी वीडियो नहीं आ रही। It controls all the activities of the cell and it also controls the heredity. Transfers of character from one generation to next Very good. next generation. Very good. Transfer of character from parent to the children from one generation to another generation means it control the heredity of the living organisms. ठीक है, अच्छा, the next. अब शुरू से जो बात हो रही है, inside the cell membrane we have done about the nucleus. Nucleus हमने completely study कर लिया, where it is present, what is the location, what is the shape, ये सारी चीजें हमें पता चल गई। Now the next part is that jelly-like material जो न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है, जो न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट है, अब उसकी बात करते हैं एंड दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं कि वो लिक्विड या वो मटेरियल जिसने न्यूक्लियस के आसपास है, न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है और जिसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था, वो क्या होता है, वो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है और उसके क्या फंक्शंस हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी ये जितना भी ये वाला पार्ट है, इसको भी हमने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया है। एक तो वो ग्राउंड पोर्शन और इसमें प्रेजेंट, आपको याद होगा आप लोग जब भी कुछ आप लोग जब लोअर क्लासेस में साइंस पढ़ते थे तो जो सेल बनाते थे उसमें आप लोग इस तरह डॉटेड पार्ट्स बनाते थे और कुछ सर्कल्स बनाते थे, सही है। आज हम 9th में इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये वो डॉट्स क्या चीज होती थी, ये वो सर्कल क्या होते थे, वो आपको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अब याद रखिए कि इसमें साइटोप्लाज्म में कुछ पार्ट जो था वो एक्वस था। एक्वस मतलब लिक्विड, फ्लूइड। कुछ पार्ट एक्वस था, ठीक है। वो एक्वस पार्ट जो है वो कहलाता है एक्वस ग्राउंड पोर्शन, ठीक है। एक्वस ग्राउंड पोर्शन, ये जो पूरा फैला हुआ है ये एक्वस ग्राउंड पोर्शन है। और उस एक्वस ग्राउंड पोर्शन में ये सॉलिड छोटे छोटे से या उससे थोड़े से बड़े ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हो गया इसका ग्रेन्यूलर पोर्शन। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द एक्वस ग्राउंड पोर्शन, जो जितना भी एक्वस सा फ्लूइडी मीडियम है वो, एंड सेकंड द ग्रेन्युलर पोर्शन, यानी उसमें सॉलिड, स्मॉल और बिगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं।
जो इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं, है ना। हमेशा आप ऐसी सेल बनाते थे कि वो डॉटेड पोर्शन होता था और बाकी का जो है वो एम्प्टी पोर्शन होता था। तो वो जो एम्प्टी फ्लूइडी पोर्शन है, इट इज नोन एज एक्वस ग्राउंड पोर्शन, एंड जो उसमें डॉटेड या जो सर्कल्स प्रेजेंट है वो ग्रेन्युलर पोर्शन है, ग्रेन्यूल्स है, एंड दैट ग्रेन्यूल इज नोन एज द ग्रेन्युलर पोर्शन। ओके, एक्वस ग्रेन्युलर पोर्शन, एक्वस ग्रेन्युलर पोर्शन को हम एक और नाम देते हैं और वो होता है साइटोसोल। एक्वस ग्रेन्युलर पोर्शन को साइटोसोल कहते हैं, सॉरी, एक्वस ग्राउंड पोर्शन को साइटोसोल कहते हैं, और जो ग्रेन्युलर पार्ट है, जो सॉलिड है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, सही है। अच्छा, अब ये जो साइटोसोल, जिसे हमने कहा कि ये फ्लूइडी पार्ट है, एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है वाटर। वर्ड एक्वस, एक्वा, हाइड्रो, ये सारी चीजें हम जिस चीज के लिए यूज करते हैं वो है वाटर। तो एक्वस का मतलब हुआ कि वाटर मीडियम है ये। इसका जो ये फ्लूइड है या जो ये लिक्विड है वो किस लिक्विड की वजह से है? वाटर की वजह से है। वाटर जो है ऑलमोस्ट इसमें 90% वाटर प्रेजेंट होता है, 90% वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये 90% वाटर इन सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, इन सॉल्यूशन फॉर्म। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा कि जो एक्वस ग्राउंड पोर्शन है, एक्वस के मतलब ही वाटर के हैं, एक्वस ग्राउंड पोर्शन दरअसल 90% वाटर है, लेकिन ये वाटर सॉल्यूशन फॉर्म में है। द मीनिंग ऑफ दिस सॉल्यूशन फॉर्म इज कि ये जो 90% है, ये एक्चुअली इसमें 10% मटेरियल डिसॉल्व हुआ है, एंड दिस 10% आर बेसिकली द न्यूट्रिएंट्स। For example, protein, carbohydrate, lipids. For example, proteins, carbohydrates, and lipids. ठीक है, तो एक्चुअली जो फ्लूइडी पार्ट है, एक्वस पोर्शन है, जिसे साइटोसोल कहा है, उसमें 90% वाटर है, लेकिन वाटर बेसिकली कुछ चीजों को डिसॉल्व किए हुए है, वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, प्योर वाटर नहीं है। और सॉल्यूशन फॉर्म में किस चीज का सॉल्यूशन है? वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका सॉल्यूशन है। न्यूट्रिएंट्स वी नो, हम ये बात पहले 2-3 दफा इसका जिक्र कर चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या चीजें होती हैं? कॉमनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। अब आप याद करें, अपनी बातें रिकॉल करें जो अब तक हम पढ़ते हुए आए थे, कि हम जब सेल वॉल पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे साइटोप्लाज्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ है और वो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जो जाके डिपॉजिट होकर सेल वॉल बनाती है। ये बात कही थी ना हमने। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट बेसिकली साइटोप्लाज्म में है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, एंड देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल। ठीक है, ये बातें हम बार बार याद करते जाएंगे, जो हमने कहीं ना कहीं इसको रिकॉल किया था कि वहां पे ये भी प्रेजेंट है। Okay, so this is about the aqueous ground portion, which is basically fluid, and the fluidy part or fluid is because of the water in the form of solution. फिर बारी आती है उन सॉलिड्स की जिसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा गया है, जो ग्रेन्युलर पोर्शन है, यानी वो सॉलिड स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो हमें सेल में नजर आ रहे हैं, वो क्या स्ट्रक्चर्स हैं और उनके क्या फंक्शन है। तो हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पढ़ने जा रहे हैं कि सेल में क्या है। अच्छा, ये पहले सब कॉपी कर ले, फिर हम ऑर्गेनेल्स पे जाएंगे बोर्ड पर।
यस सादिल, यस कोई मुझसे अभी रेज हैंड किया था किसी ने, कुछ पूछना है? ईमान सबसे पहले आप अपना कैमरा, आपको कुछ पूछना तो नहीं है ना, आप माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें। जी आदिल, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, लिपिड्स कौन से होते हैं मैम? आपको याद है जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी लिपिड के लिए कि द अदर वर्ड फॉर दिस इज फैट्स, फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, तो ये फैट्स ही हैं जिनके लिए का बायोलॉजिकल नेम जो है वो लिपिड्स है। फैट्स भी कहते हैं लिपिड। याद है सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट था फॉस्फोलिपिड, लिपिड जिसमें फॉस्फेट लगा हुआ था, फॉस्फोलिपिड था। रिमेम्बर आदिल? वेरी गुड। यहाँ पे कौन ऐसा है जिसका अनम्यूट हो गया है? ओके, इरफान आप कुछ पूछ रहे हैं? यस पूछें। मैम ये न्यूट्रिएंट्स वही होते हैं जो कार्बोनेट्स और लिपिड्स होते हैं, और ये प्रोटीन तो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते? बिल्कुल ये भी न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं? होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड सब न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं और ये डिसॉल्व फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। डिसॉल्व का मतलब है वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हुए हुए होते हैं, इसलिए वाटर इन अ सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके, कॉपी कर लिया होगा सबने बोर्ड, आगे चलते हैं। अच्छा, हमने हमेशा जब भी कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो हमने सेल मेम्ब्रेन स्टडी की थी या हमने कुछ भी स्टडी किया, हमारा एक रूल है कि हम उसका पर्पस हमें मालूम होना चाहिए, यानी उसका फंक्शन हमें पता चलना चाहिए कि क्या फंक्शन है, क्यों है और इससे ये क्या काम कर रहा है सेल के अंदर। तो द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? नंबर 1, ये वो जगह है, ये सेल का वो हिस्सा है जहाँ पे मोस्टली केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक्चुअली कहाँ हो रहे होते हैं? उसके साइटोप्लाज्म में। तो द फर्स्ट फंक्शन इज साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। साइट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का मतलब है कि ये वो एरिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या ये वो पार्ट है सेल का जहां पे एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, साइट फॉर केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी वो केमिकल रिएक्शन दरअसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। वो केमिकल रिएक्शन क्या है जो सेल में हो रहे होते हैं? वो केमिकल रिएक्शन है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। नाउ अब इस चीज को यहीं पे क्लियर करके आगे चलेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जिसने आज जो वर्ड यूज किया है इसका क्या मतलब है? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दरअसल केमिकल रिएक्शन है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दिस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा होता है? मेटाबॉलिज्म में दो काम हो रहे हैं। आज हमारी क्लास में किसी का माइक म्यूट नहीं है और जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस है। अगर वो माइक म्यूट कर ले, अगर वो न्यू स्टूडेंट है तो शायद उनका नहीं है, या जिसका भी नहीं है वो प्लीज म्यूट करके रखे अपना माइक, बार बार अनम्यूट ना करें। ओके, हाँ, मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है? देखें, आपको याद होगा हमने ये बात की थी पहले भी
क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी? मेरी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को? तो अब बेटे कोई तो रेज हैंड या कुछ कर देता, मतलब इतनी सारी बातें हमने कर ली बगैर आवाज के। आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इशारों की जबान में बोल रही हूँ? जी हानिया। हानिया मिस बोलिए। कब से रेज हैंड किया हुआ था, वो देख नहीं रही थी आप। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं थोड़ा स्क्रीन से दूर थी, लेकिन इट्स ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। नाउ लिसन अगेन। ओके, ओके मिस। द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, हम ये बात कर रहे थे कि साइटोप्लाज्म जो है वो या कोई भी चीज हमने अब तक पढ़ी है, उसका कोई पर्पस है, उसका कोई फंक्शन है। तो साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है, साइटोप्लाज्म का क्या पर्पस है? साइटोप्लाज्म का पर्पस होता है कि वो एक साइट है, यानी वो जगह है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, इट्स अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी ये वो जगह है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब वो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? वो जो भी केमिकल रिएक्शन या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब हुआ, या उस केमिकल रिएक्शन को एक वर्ड हमने दे दिया है, मेटाबॉलिज्म। व्हाटएवर केमिकल रिएक्शंस जो भी सेल में हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। सेल में होने का मतलब है कहाँ हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म वो जगह है या साइट है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। वो केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली उसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ते वक्त ये पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं और मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं, राइट? तो अब अगर हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचें तो सेल में एंटर हो गए थे, वो क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स आके? वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी विच इज बेसिकली इन केमिकल रिएक्शन। यानी ये केमिकल रिएक्शन यही है ना कि द न्यू कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये हो रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल्स थे, दे कंबाइन टुगेदर, दे basically join with each other and form the larger molecule. This is known as synthesis of molecule. Synthesis का मतलब होता है मेकिंग। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है, स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होके लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। दिस इज नोन एज सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, विच इज नोन एज कंस्ट्रक्शन। उसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कोई चीज बनाने को कंस्ट्रक्शन कहते हैं ना, छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्शन। ओके, अब साउंड क्लियर है? सबको आवाज आ रही है? ओके, वेल डन। सो मेटाबॉलिज्म or the metabolic activity is synthesis of molecule, means the making of larger molecule, which is also known as construction, and the biological word for synthesis of molecule and construction is anabolism. It's a biological word. So metabolism is actually anabolism, means the construction of a molecule or the synthesis of a molecule. अच्छा, मेटाबॉलिज्म सिर्फ सिंथेसिस नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे आपस में कंबाइन हो जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं, बॉन्डेड हो जाते हैं टू मेक अ लार्जर मॉलिक्यूल। देखिए ये सब जुड़ गए, ये सब जुड़ गए आपस में और एक लार्ज चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बन गए। इस प्रोसेस को, जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में आके कंबाइन हुए, सिंथेसिस कहते हैं। और इसके लिए बायोलॉजिकल वर्ड हमने यूज किया है एनाबॉलिज्म। ठीक है, सेकेंडली क्या हो रहा होता है? सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ये मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, बल्कि ऐसा भी होता है समटाइम्स कि ये मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी कंबाइन है, लार्ज चेन है, वो टूट जाते हैं, वो चेन टूट जाती है और वो अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे अलग हो जाते हैं। क्या मैं इसको ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल कह सकती हूँ? क्या मैं इसको डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकती हूँ?
अगर जुड़ के बनने को कंस्ट्रक्शन कहते हैं, तो चेन जो ऑलरेडी बनी हुई है, जुड़ी हुई है, उसको तोड़ने को, ब्रेक डाउन को डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्ट्रक्शन भी है। लार्जर मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे से स्मॉलर यूनिट्स में या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने को मींस द ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल और द डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और उसके लिए भी हम एक बायोलॉजिकल वर्ड यूज करते हैं, बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, और वो टर्म है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। So basically, chemical reactions are metabolic activities. These metabolic activities, which are also known as metabolism, consist of two types of activities. One is constructive activity or construction of molecule, known as anabolism. The other activity is known as breaking down of molecule, means the destruction of molecules, known as catabolism. So this is the metabolic activities which is taking place inside the cytoplasm of a cell. This is the function. यानी ये कह दें कि इसने एक एरिया प्रोवाइड किया है, साइट प्रोवाइड की है या जगह दी है ताकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सके। तो साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। अब सबको आवाज आ गई? गुड। अच्छा जी, इरफान पूछें, क्या पूछ रहे हैं? मैम ये जो फंक्शंस आप बता रही हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शंस हैं? साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं ये फंक्शन तो ये है, साइटोप्लाज्म ने एक जगह दी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रूम है एक्स्ट्रा और आप वो रूम दे देंगे, चलो भाई आओ यहाँ पे क्लास ले लें, यहाँ पढ़ लें सब आकर, तो आपका मतलब मैम मतलब कि मैम साइटोप्लाज्म ने ग्रेनुलर पोर्शन को ये रूम दिया है फंक्शंस के लिए? जी जी बिल्कुल। ओके, हर चीज मतलब पूरा वो उसके ग्राउंड पोर्शन में ये रिएक्शन हो रहे हैं। ग्रेन्युलर पोर्शंस के तो अपने सारे फंक्शन है, लेकिन जो उसका वो एक्वस ग्राउंड वाला पोर्शन था ना साइटोसोल का, उसमें ये सारी एक्टिविटीज हो रही है जिन्हें हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, ओके। हानिया ओके? ओके अच्छा, अब जल्दी से बाकी लोग भी कैमरे ऑन करें ताकि, बस मैं बार बार नहीं बोल रही अब ये बात, ये तो बहुत ही गलत बात हो गई है कि जैसे ही मिस मुड़ती है सबके कैमरे ऑफ हो जाते हैं। ओके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज समझ में आ गई। तो साइटोप्लाज्म का दरअसल ये फंक्शन है कि यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। अब जरा सा हम आ जाते हैं साइटोप्लाज्म का, हमें ग्राउंड में तो पता चल गया कि ये सब था। यही जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं, वो उन्हीं के मॉलिक्यूल्स यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्जर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बन रहे हैं, स्मॉलर प्रोटीन्स लार्जर प्रोटीन्स बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बात है ना कि कौन से हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल और वो लार्जर मॉलिक्यूल बनके क्या बनते हैं, ये सारी बातें आपको पढ़नी है चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़नी है, चैप्टर 10 में भी पढ़नी है। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्योंकि जब वहां पे सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स पढ़ाने जा रही होंगी मैं, तो मैं उसे एनाबॉलिज्म कहूंगी, मेटाबॉलिज्म कहूंगी। उस दिन मैं मेटाबॉलिज्म नहीं एक्सप्लेन करूंगी आपको, या आगे किसी टॉपिक में मैं रेस्पिरेशन के चैप्टर में जब बताने जा रही होंगी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो मैं सिर्फ वर्ड कैटाबॉलिज्म यूज करूंगी, आपको दोबारा से सब कुछ नहीं बताऊंगी। तो दिस इज द बिगनिंग, यू जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, व्हाट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, what are those activities, what is metabolism, catabolism and anabolism. Is that clear? ये concept आप जहन में रखें तो आगे इसकी जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो आगे मौजूद है कि कैसे मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं और कैसे सिंथेसाइज होते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। अब साइटोप्लाज्म को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है। अच्छा, साइटोप्लाज्म की डिटेल हम करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने हर दफा हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे हमने सेल बाउंड्री पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन और देखा कि अच्छा भाई सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी है, एनिमल में भी है, लेकिन जैसे ही हम दूसरी बाउंड्री पे आए, सेल वॉल पे आए, हमने फौरन कह दिया सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल बट नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल।
या न्यूक्लियस जब हमने स्टडी किया तो भी देखा हमने कि प्लांट सेल का न्यूक्लियस उस कहाँ है, क्या लोकेशन है, और एनिमल की क्या लोकेशन है। बिल्कुल इसी तरह प्लांट और एनिमल सेल के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, हम जब साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, यानी अब हम उसके ऑर्गेनेल्स की वो उसके ग्रेन्युलर पोर्शन की बात जब करने जा रहे हैं, तो वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो कहलाते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी कुछ ऐसे हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों में प्रेजेंट हैं। जैसे हम अपनी मैथमेटिक्स में एक वेन डायग्राम बनाया करते थे, बिल्कुल उसी हिसाब से हम इसको स्टडी करेंगे। कुछ चीजें जो सिर्फ प्लांट सेल में है, कुछ जो एनिमल सेल में है, कुछ ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है, कुछ ऑर्गेनेल्स जो एनिमल में है, प्लांट में नहीं है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद हैं, उन्हें सेंटर में लिख देंगे। तो हमें ये अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आगे हमें जो जो चीज पढ़नी है वो किस में है, आइदर सिर्फ प्लांट में है या सिर्फ एनिमल में है, या कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट हैं। इसके लिए मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ जो आप कॉपी भी करें, और उससे आपको फ्यूचर में भी आसानी हो जाएगी पढ़ने के लिए, कि आपको याद हो जाएगी वो पिक्चर के कौन सी चीजें कहाँ पे सिर्फ एनिमल में है, सिर्फ प्लांट में है, या क्या है। सबको पिक्चर नजर आ रही है? ये शेयर्ड स्क्रीन नजर आ रही है? ओके गुड। देखें, नाउ द प्लांट सेल, एक सर्कल प्लांट सेल का है, एक सर्कल एनिमल सेल का है, दोनों सर्कल ओवरलैप हुए हुए हैं, और सेंटर में जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो हैं जो दोनों प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। सी द प्लांट सेल, सेल वॉल प्रेजेंट है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक और ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल में है, एंड इट इज नोन एज प्लास्टिड्स। ये सिर्फ प्लांट सेल में है, जिसे प्लास्टिड्स कहते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए एनिमल सेल के, इस सर्कल को जो सिर्फ एनिमल सेल के ऑर्गेनेल्स को शो कर रहा है, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। ये सिर्फ एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं होते। Whereas in the center, ये जो आपको दोनों सर्कल का मर्जिंग पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे वो ऑर्गेनेल्स के नाम हैं जो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन, it is present in both plant cell and animal cell. Am I right? Okay, vacuole, vacuole भी plant cell और animal cell दोनों में होता है। Then ribosomes, ribosomes भी ऐसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं। Then endoplasmic reticulum, it is also present in both plant and animal cell. Then mitochondria, mitochondria is also present in both. Golgi bodies, it is also present in both, and nucleus, it is also present in both. Only the difference is the location of the nucleus. Present दोनों में है, just location का फर्क है जो हम न्यूक्लियस के टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Draw this diagram, या आप कॉपी कर ले डायग्राम, it will help you to understand and to learn the organelles which are present only in plant and which are present only in animals. ओके, आई थिंक सबने कॉपी कर लिया है क्योंकि सब मुझे अब रेस्टिंग पोजीशन में दिख रहे हैं। गुड गुड।
सही है। तो ये हमने प्लांट और एनिमल सेल के ऑर्गेनल्स पढ़े। अब आप लोगों ने तो कॉपी कर लिया, स्क्रीन मैंने यहाँ से क्लियर कर दी है। अब आपको पता है कौन से प्लांट में कौन से एनिमल में है। अब जैसे जैसे हम ऑर्गेनल पढ़ते जाएंगे वहां पे भी हम इस बात को रिपीट करते जाएंगे कि एक्चुअली ये कौन से सेल में है, प्लांट में है या एनिमल में है। ठीक है। सेकेंड थिंग, अब हम ऑर्गेनल्स जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो मैं आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी। देखिए, सीक्वेंस का मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सेल में चीजें सीक्वेंस में है, कोई लाइन में नहीं रखी हुई है, कोई ऐसा नहीं है कोई चीज पहले है या दूसरी है, लेकिन हम स्टडी उसको इस सीक्वेंस में करेंगे। जैसे क्योंकि कुछ ऑर्गेनल्स के जो एक्टिविटीज हैं वो कनेक्टेड हैं, तो हमें समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि जो चीज वहां हो रही थी वो दूसरे ऑर्गेनल से किस तरह कनेक्टेड है। ऑब्वियसली सेल में हर चीज जो है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं या जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो एक्चुअली ये ऑर्गेनल्स के थ्रू भी हो रहे हैं, या जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो ये ऑर्गेनल्स खुद परफॉर्म कर रहे हैं। तो कुछ एक्टिविटीज एक से ज्यादा ऑर्गेनल्स से कनेक्टेड हैं। So we learn or we discuss all these organelles in a sequence. हम एक सीक्वेंस में करते जाते हैं और उसमें भी जो चीज प्लांट में प्रेजेंट होगी उसको हम क्लियरली ये बात आइडेंटिफाई करेंगे कि इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, और जो एनिमल में होगी उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे कि इट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल। जो पहला ऑर्गेनेल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, किस तरह का दिखता है? अभी तक तो हमने सेल जो पढ़ते थे उस सेल में जस्ट हम सर्कल और बीच में न्यूक्लियस, ज्यादा ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियस को हमने बना दिया और बाकी हम इसमें इस तरह से डॉट लगा देते थे। बट हियर इज एन स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट, और उस स्ट्रक्चर को अभी मैं बड़ा करके बना रही हूँ। ये सेल में मौजूद होता है, विच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया is membrane bounded structure. ठीक है। फर्स्ट थिंग इज माइटोकॉन्ड्रिया membrane bounded structure है। membrane bounded। अच्छा, इसका मतलब क्या है पहले ये सुन ले, बोर्ड बाद में कॉपी करना, पहले सब यहाँ पे ध्यान दें। membrane bounded साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कुछ ऐसे हैं जिनकी आउटर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मौजूद है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है, नॉट इवन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन। वो स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जिनमें मेम्ब्रेन होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें मेम्ब्रेन भी है और मजे की बात यह है कि डबल मेम्ब्रेन है, यानी एक ये मेम्ब्रेन है जो मैंने बनाई है और एक इसके अंदर भी मेम्ब्रेन है। अभी कोई ना ड्रॉ करे और ना कॉपी करे, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दूंगी जिसमें आप ड्रॉ भी करें और कॉपी भी कर लें, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे ध्यान दें। इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एंड एक्चुअली इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इनसाइड इज द सेकंड मेम्ब्रेन। डबल इसीलिए कहा गया है क्योंकि दो मेम्ब्रेन हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो फर्स्ट मेम्ब्रेन को मैं कह देती हूँ आउटर और जो इनर मेम्ब्रेन है उसे मैं कह देती हूँ इनर। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, सही है। अगर आप इसको नोटिस करें तो आउटर मेम्ब्रेन आपको स्मूथ नजर आ रही है, कोई फोल्ड नहीं है, बिल्कुल यूं सीधी स्मूथ है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ है। वेयरएज इनर मेम्ब्रेन, अगर आप इनर मेम्ब्रेन में देखें तो सबको ये यूं फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो इनर मेम्ब्रेन, इनर हैज फोल्ड्स, सही है। तो पहली बात हुई माइटोकॉन्ड्रिया जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है बट इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्ड्स। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है जिसमें ये अंदर फोल्ड्स मौजूद हैं, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी।
इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। और जबकि अब आप ये देखें, ये वाला पोर्शन जबकि जो क्या है, एम्प्टी है, तो इस एम्प्टी पोर्शन में एक्चुअली लिक्विड फिल्ड होता है, इस पूरे पार्ट में लिक्विड फिल्ड होता है। और इस पार्ट को, जो अंदर का पार्ट है जिसमें लिक्विड फिल्ड है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। Okay, I'm repeating again. Mitochondria, membrane bounded structure. Membrane is double membrane. Outer membrane is smooth, whereas the inner membrane has folds, and these folds of the inner membrane is known as cristae, whereas this ground part has liquid inside it, which is known as matrix. कॉपी कर सकते हैं आप लोग, फिर इसकी डिटेल में जाते हैं। अच्छा, ओके, सबने ड्रॉ कर लिया है? ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल, दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और मेम्ब्रेन जो है वो दो थिन मेम्ब्रेन्स हैं, दोनों थिन मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये मेम्ब्रेन जो है, जो थिन मेम्ब्रेन है, लिपिड एंड प्रोटीन्स की है। मेम्ब्रेन वही वाली है जो सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी है ना, उसी की केमिकल कॉम्पोजिशन, क्योंकि जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे उस वक्त भी मैं ये बात आप लोगों को कह रही थी कि द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन सम ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। अब जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी मेम्ब्रेन वही लिपिड और प्रोटीन वाली है जैसी हमने सेल मेम्ब्रेन की पढ़ी थी। सो टू थिन मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, और ये थिन मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन की है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। ये नजर आ रही है आप लोगों को आउटर मेम्ब्रेन, ये जो ऑरेंज कलर की दिख रही है, जो एक्चुअली ऑरेंज नहीं होती, बट फॉर द डायग्राम ये अलग अलग करने के लिए बना दी गई है। सो द आउटर साइड इज स्मूथ, whereas the inner membrane has folds. अच्छा, अब बिल्कुल inside the mitochondria there is a liquid present, and that liquid is known as matrix. उसे हम matrix कहते हैं। इस liquid में होता क्या है? ये जो liquid present है matrix में, it basically contain respiratory enzymes. ठीक है, ये जो matrix में liquid है, ये होता है, यहाँ पे होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। अभी इस चीज की डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या चीज है, सिर्फ इतना भी दिमाग में बिठाएं कि इट हेल्प्स इन, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कर रहे होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या कर रहे हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ओके, देखें बोर्ड के ऊपर जो मैंने लिखा है, inside the matrix, matrix के अंदर इस liquid में respiratory enzymes present हैं। These respiratory enzymes basically their function is that it helps in oxidation of food
and produce energy. Now listen carefully. Right now just keep this in your mind और इस चीज को आप लोग अच्छे से हाईलाइट करके रखें. जहां पे आपने ऑक्सीडेशन ऑफ फूड लिखा है ना, उसको एक डब्बे में लिख दें. यहाँ पे एक बॉक्स बना दें, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ताकि आपको याद रहे दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट जो हमें फ्यूचर में डिस्कस करना है. नॉट राइट नाउ, बट वी शुड नो दैट व्हाट chemical reaction or what activities are taking place inside this matrix part. Matrix part में oxidation of food होता है. For the time being, अभी के लिए सिर्फ दिमाग में रखो, it is also a chemical activity. It is also an activity taking place inside the mitochondria. और इस एक्टिविटी का रिजल्टेंट क्या होता है, इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या होता है, इस एक्टिविटी से, जिसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. कैसे कर रहा है, इसका ये जो ग्राउंड पार्ट है जिसे मैट्रिक्स कहा है, इसमें ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दिस इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इट प्रोड्यूस एनर्जी. और इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम देते हैं, और वो नाम है पावर हाउस ऑफ सेल. ये सेल का पावर हाउस है. यानी सेल को जब भी एनर्जी की जरूरत होगी, वो एक्चुअली कहाँ प्रोड्यूस हो रही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रही होगी. हर जगह नहीं, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है. कैसे प्रोड्यूस करता है, बाय अ केमिकल एक्टिविटी विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. इससे क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू विच माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. ओके, यहाँ पे एक चीज रिकॉल कीजिए. रिमेंबर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब सेल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए होती थी, तो हम ये कहते थे कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज सप्लाई विद सेल्यूलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. रिमेंबर दैट, हमने ये बात वहां पे लिखवाई भी थी मैंने कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड. एंड वहां पे ही मेंशन किया था सेल्यूलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो सेल्यूलर एनर्जी का मतलब ही है वो एनर्जी जो सेल देगा, और वो सेल का कौन सा ऑर्गेनेल दे रहा है. अब ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि जहां जहां हम वर्ड सेल्यूलर एनर्जी यूज करेंगे, वो सेल्यूलर एनर्जी दरअसल वो सेल्यूलर एनर्जी एक्चुअली कौन देता है हमें, सेल का ऑर्गेनेल विच इज नोन एज mitochondria, and therefore mitochondria is known as the powerhouse of cell. ठीक है, I'm repeating again. मैं ये बात repeat कर रही हूँ. Then we end our lecture here on mitochondria. The first cytoplasmic organelle which we discussed today is mitochondria. Mitochondria, which is also known as powerhouse of cell. Powerhouse of cell क्यों कहते हैं इसे? Because it involve in the production of energy. क्योंकि ये सेल को या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. इसके स्ट्रक्चर को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल. यानी ये ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती है, और जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन है, जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन जैसी है, यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है. ये डबल मेम्ब्रेन की, पहले आउटर मेम्ब्रेन की बात करें. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ सरफेस है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी. इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी. और इसके अंदर जो लिक्विड फिल्ड है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके क्रिस्टी के अंदर, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, जहां पे एक्चुअली क्या होना है, ऑक्सीडेशन ऑफ एनर्जी. और इस ऑक्सीडेशन ऑफ एनर्जी की वजह से ये सेल सेल्यूलर एनर्जी प्रोवाइड करेगा. एक और आखिरी बात, ये जो फोल्ड्स हैं, जो इनर सरफेस में फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स की वजह से क्या हो रहा है, इन फोल्ड्स की वजह से फोल्ड्स इंक्रीजेस द
सरफेस एरिया। इसका क्या मतलब है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, फोल्ड्स क्या कर रहे हैं, फोल्ड्स की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। इसका जरा मतलब समझे, सब पेन रख के इसका मतलब समझें। देखें, जब भी, और क्योंकि ये बायोलॉजी में आपको बार बार ये सरफेस एरिया की बात आएगी और फोल्डेड स्ट्रक्चर की बात आएगी। जब भी कोई सरफेस स्मूथ और स्ट्रेट होती है, वो एक नॉर्मल सरफेस है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, अगर ये स्मूथ है तो ये एक नॉर्मल सरफेस है, राइट। अगर फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स की वजह से हमने कहा कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज होता है? फोल्ड्स की वजह से साइड्स इंक्रीज हो गई। साइड्स मतलब एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर आपको मैं दो सरफेसेस बना के दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस ये है, ठीक है, और एक सरफेस ये है, तो इन फोल्ड्स की वजह से इसकी साइड इंक्रीज हो गई। साइड का मतलब क्या हुआ? एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ज्यादा हो गई। जबकि इसमें सिर्फ एक साइड ये है और एक साइड ये है, दो साइड्स है। तो व्हेनेवर देयर आर फोल्डिंग्स, it increases the surface area of that organelle or whatever, जो भी चीज है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ये फ्यूचर में भी ये बातें आएंगी। और बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो फोल्डेड हैं, और फोल्ड होने की वजह से उसकी क्या चीज इंक्रीज हो रही है, उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा पोर्शन होंगे, या एरिया बढ़ने की वजह से उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगा। अगर ये स्मूथ होता तो सरफेस एरिया कम होता, जगह कम होती फॉर द केमिकल रिएक्शन। फोल्ड्स होने की वजह से जगह ज्यादा हो गई फॉर अ केमिकल रिएक्शन। इसकी एक एग्जांपल सुने। फॉर एग्जांपल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वहां सिर्फ ग्राउंड होता और ग्राउंड में क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों को बिठा दिया जाता और फिर क्लासेस हो रही होती, तो क्या कोई भी क्लास प्रॉपरली परफॉर्म हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। एक क्लास की आवाज दूसरी क्लास को जा रही है, बच्चे शोर कर रहे हैं, इधर सब डिस्टर्ब होते, कोई क्लास नहीं होती, नो रिएक्शन। अब, या वेरी लिटिल रिएक्शन। अब अगर सोचे आपके स्कूल के ग्राउंड में एक बिल्डिंग बनी हुई है, और बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, और हर फ्लोर में 8 से 10 रूम्स हैं, या 5 रूम्स हैं, या 3 रूम्स हैं, व्हाटएवर, जितनी भी बड़ा स्कूल है। तो उन रूम्स की वजह से हर रूम में अलग अलग क्लासेस होती हैं, हर क्लास प्रॉपरली परफॉर्म होती है, यानी हर रूम में सेपरेट केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अब ग्राउंड तो वही था, लेकिन उस ग्राउंड में रूम्स बनने की वजह से केमिकल रिएक्शन या एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई। अब अगर किसी रूम में सिंगिंग हो रही है तो दूसरा रूम जहाँ पे कोई और क्लास हो रही है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और हर रूम में प्रॉपर अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती हैं। जस्ट लाइक दिस, अगर ये सिर्फ स्मूथ होती तो केमिकल रिएक्शन होता, लेकिन इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती फॉर द रिएक्शन। नाउ बिकॉज ऑफ दीज फोल्डिंग्स, इसकी साइड्स बढ़ गई हैं। नाउ एरिया फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो हैज इंक्रीज, यानी सरफेस एरिया बढ़ा है, साइड्स बढ़ गई हैं, एंड एज द नंबर ऑफ साइड इंक्रीजेस, अब जगह जगह रिएक्शन होगा एंड ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगी। इट मींस दैट माइटोकॉन्ड्रिया therefore is known as पावर हाउस। इसलिए उसे पावर हाउस कहते हैं क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सेल्यूलर एनर्जी फॉर सेल फंक्शंस, फॉर द लिविंग फंक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, 10 मिनट ऊपर ले लिए, कोई बात नहीं, लेक्चर खत्म करना जरूरी था। अगर अभी भी इससे रिलेटेड कोई बात आपको समझ नहीं आई होगी, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इरफान से पूछ लेते हैं उन्हें क्या नहीं समझ आया पहले। जी मैम, मुझे नहीं समझ में, मैम मैट्रिसेस उनको कहते हैं जो पोर्स बने हुए, या जो वो एरिया है पूरा पोर्स के साथ, उनको मैट्रिसेस कहते हैं? मैट्रिक्स वो लिक्विड है जो अंदर फिल्ड है, ग्राउंड पार्ट। एक अंदर का पार्ट भी तो है ना, एक तो फोल्ड्स हैं, उसके अंदर भी तो कुछ फिल्ड है, दैट पार्ट इज नोन एज मैट्रिक्स। ओके मैम, सही है? थैंक यू। यस मैम। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले आप लोगों के और कुछ पूछना हो तो पूछ लें। ये अलीना, अलीना पूछे, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। मुझे पूछना है कि ना न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनल है
फरिया मुझे आवाज नहीं आई बेटा, जरा जोर से पूछो। न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनेल है या नहीं है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस दरअसल हमने ये बात की थी ना कि प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें हैं, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनेल नहीं है। साइटोप्लाज्म सराउंड द ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनेल नहीं कहते, मतलब इट इज इनसाइड द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म ने उसे सराउंड किया हुआ है, बट एक्चुअली साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स ये हैं। और न्यूक्लियस जो है which it is surrounded by the cytoplasm, it is basically the part of protoplasm. हमने कहा था ना कि प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से बना है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से है, तो न्यूक्लियस सेंटर में है, साइटोप्लाज्म ने उसको सराउंड किया हुआ है। और अब जो हम पढ़ रहे हैं ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं जो बेसिकली साइटोप्लाज्म में है। जो भी एक्टिविटीज हो रही है ये इनकी कनेक्शन साइटोप्लाज्म से है सारा, यानी ये साइटोप्लाज्म को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर साइटोप्लाज्म से अगर वो चीज न्यूक्लियस में जानी है तो जाएगी, बट दे आर द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट? तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड इट इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके अलीना? यस मैं समझ आ गया। ओके थैंक यू। ओके फरिया फारूक कुछ पूछना है? फरिया आज फर्स्ट डे आपका भी? यस मैम। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फिर इंशाल्लाह हम मंडे को मिलते हैं विद अ रीकैप। स्ट्रॉन्ग सा रीकैप होना चाहिए। मंडे को टेस्ट है आप लोगों का, अपने टेस्ट टॉपिक नोट किए हुए हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बेटे, टेस्ट टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। टेस्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सेल मेम्ब्रेन। लिख दो दोबारा बोर्ड पे, एक दफा दोबारा लिख देती हूँ। न्यू स्टूडेंट्स आप लोग गौर से सुन लें, क्योंकि टेस्ट देना जरूरी है। इससे आपके मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है टेस्ट में, कि आपको टेस्ट देने का तरीका आएगा, किस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट देना है आपको। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। मैं टॉपिक्स लिख रही हूँ, आप लोग बुक से भी एक दफा रीड कर लीजिएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मकसद जो है आपको टेस्ट देने का तरीका सीखना है। तो आपने टेस्ट देना जरूर है। टेस्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ऑल ब्रांचेस जितनी है सब करनी है। सेकंड हमें सेल में से करना है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। नंबर 4 न्यूक्लियस। वैसे तो मैंने यहीं तक दिया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया भी दे दूं। चलें, यही है टॉपिक। बस जितने दिन पहले टॉपिक दिए जाएंगे उतने पढ़ते जाएंगे और उतने मिक्स होते जाएंगे। तो लेकिन अभी हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दे रहे हैं, सिर्फ न्यूक्लियस तक है। यस मैम ये सेल मेम्ब्रेन की और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की सबकी डेफिनेशन याद करनी है। जो हाँ डेफिनेशन ही याद कर लीजिए आप। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी तो आपको डेफिनेशन ही करनी है सारी, ठीक है? ओके मैम। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।